आज अद्भुत लड़ाई का अद्भुत दिन था 14 अगस्त 2024। इसको याद रखिएगा क्योंकि ना केवल ये कंफर्मेशन हो गया कि ईरान स्ट्राइक करेगा और बड़ी जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक करेगा, और कुछ कुछ आभास भी मिल गया है कि किस तारीख को वो स्ट्राइक करेगा। वो मैं आज आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन दो या तीन दिन में करीब 17 अगस्त तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि ईरान कैसे और कब स्ट्राइक करेगा। वो 17 अगस्त के पहले एक छोटा ऑपरेशन भी कर सकता है, और अगर उसने बड़ा किया तो इसका फिर बहुत ही बड़ा मतलब होगा। फिर सीधे तौर पे एक जो मिडिल ईस्ट में वॉर 100% इग्नाइट होनी है। आज जो देखिए खास बात जो यहां पर हुई है, जो गाजा स्ट्रिप में हुई है और जो वेस्ट बैंक में हुई है, कि आज फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो इजरायली सोल्जर्स हैं उनके सर से ऊपर, मतलब उनके ऐसे मिसाइल्स मारे हैं कि उनके सर के ऊपर से मिसाइल जाके सीधे जो उनके पीछे वाहन है उन पे लगे। और इस तरीके से न केवल ये गाजा और वेस्ट बैंक के युद्ध क्षेत्र में हुआ, बल्कि ये तेल अवीव पे बम्बार्डमेंट हो गया, और वो भी M90 जो रॉकेट्स हैं उनसे बम्बार्डमेंट हुआ। और उस बम्बार्डमेंट में तेल अवीव में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में इजराइल बिल्कुल खामोश है। तेल अवीव में, फिर मैं आपसे फिर कह रहा हूं, M90 के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। M90 रॉकेट्स क्या होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, कहां वो बने थे। सबसे पहले तो ये जो तेल अवीव पे जो हमला हुआ है उसमें कई इजरायली मारे गए हैं और उसमें घायल हुए हैं, लेकिन इस पूरे को एक सिक्योरिटी इंसिडेंट के नाम पे ये जो पूरी जानकारी है इसको छुपाया जा रहा है। M90 रॉकेट्स देखिए, ये करीब, इनका जो पूरा लोड होता है 13 kg का होता है, और ये जो लॉन्चर होता है इसका, जो आप जिससे लॉन्च करते हैं, ये 5 kg, ये करीब 5.7 kg होता है, और इसका जो रॉकेट होता है 7.3 kg होता है। तो ये मिला के लगभग 13 kg हो गया। और इसकी लेंथ जो होती है, जो 1350 मीटर, और इसका जो फायरिंग पोजीशन से लेंथ है वो 1300 मिलीमीटर। और ये देखिए सर्बियन ओरिजिन का है, सर्बिया में ये जो M90 ये जो रॉकेट से बने थे, इनकी जो देखिए खास बात यह है कि इनका जो इनकी मार होती है वो इनकी मार काफी अंदर तक होती है। और यही नहीं, ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है एंटी टैंक और एंटी फोर्टिफिकेशन यूज के लिए। और आप सोचिए, पूरा दिन आज सबसे पहला जो हमला हुआ गाजा में, सबसे पहले फिलिस्तीनी लड़ाकों ने नारा लगाया कि तुम्हारे सर के ऊपर से मारेंगे। और आज M90 जो रॉकेट्स हैं वो जो फायर हुए हैं, वाकई इजरायली सोल्जर्स के, इजरायली पॉलिटिशियंस के सर से ऊपर से वो निकले। उनके देखा वो लोग लिटरली देख सकते थे, और जाके वो सीधे अपने टारगेट पे लगे हैं। वो टारगेट जो है वो IDF का एक बड़ा बेस है जो कि तेल अवीव के पास, और इसी को माना जा रहा है। ये जो M90 रॉकेट्स फायर हुए हैं, यही सिग्नल था, यही सिग्नल है ईरान को, जो हमास को देना था कि यह समय आ गया है अटैक करने का। और इसके पीछे जो कोडिंग है, वो कोडिंग धीरे धीरे देखिए अनरावल हो रही है। वो कुछ चंद लोगों के पास है, उसको अभी उस तरीके से हम, जैसे हमने पहले भी कहा, कि वो बाहर नहीं कर सकते। 17 अगस्त तक आपको उसका इंतजार करना होगा। 17 अगस्त तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि ईरान की स्ट्राइक कब होने जा रही है। और अगर उसके पहले हो गई तो फिर उसके मायने तो बहुत ही दूसरी तरह के हैं। और फिर तो एक फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल अपने बयान में कहा कि यह ग्लोबल रेजिस्टेंस है। ग्लोबल रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो देशों के बीच नहीं होगी केवल। वो लड़ाई जो हर देश की मजलूम जनता है, और जो हर देश के जो अमीर तबका है, जो पूरी तरह से सारे संसाधनों पे कब्जा करना चाहता है, जो इजरायली बैठा है हर देश में, जो एक IDF या जो जायनिस्ट बैठा है, इजरायली भी नहीं, जो जायनिस्ट बैठा है हर देश में, उसके खिलाफ यह युद्ध होगा। जायनिज्म वर्सेस द पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एंड द ग्लोबल साउथ। अब देखिए, आपको ये जो इतनी जो बड़ी प्रस्तावना देखिए, ये देना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम एक ऐतिहासिक क्षण में जी रहे हैं और उस ऐतिहासिक क्षण को हमको समझना है। आज देखिए, जो सुबह सुबह जो लड़ाइयां शुरू हुई,
अबू हदफ नेबरहुड नॉर्थ ईस्ट में है खान यूनिस के, वहाँ पर सबसे पहले मोटर शेल से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा। उसके बाद देखिए एक और एक वहाँ पर जहाँ मारा वहाँ पर देखिए एक वॉल राइटिंग भी आई। उस वॉल राइटिंग में जो रेजिस्टेंस की वॉल राइटिंग है उसमें लिखा था कि ऐसा लग रहा है कि मतलब इजरायली सोल्जर्स को एड्रेस था वो जो वॉल राइटिंग थी, और उसमें लिखा था कि हमको तो हमारे भाग्य ने चुना है, तुम्हारे हश्र को किसने चुना है? क्या तुम्हारे खुदा ने उस हश्र को तुम्हारा हश्र हो रहा है और जो होगा यानी आईडीएफ सोल्जर्स का, तो उस हश्र को क्या तुम्हारे खुदा ने चुना है, या जो तुम्हारा नकली खुदा बन गया यानी नेतन्याहू उसने चुना है? यह फैसला तुम पर है। अब आप बताइए, इतनी खतरनाक बात। ये जो चीजें हैं, ये जो एक बुरा ब्लो, ये पूरा जो एक प्रहार जिस तरह से इजरायली मानसिकता पे कर रही हैं, आईडीएफ की मेंटालिटी पे कर रही हैं, उसका मतलब विश्वास करना मुश्किल है। उसके बाद देखिए तल अल सुल्तान जो है उसके नेबरहुड में जहां एक बड़े बड़े कांड फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किए, वहां पर शुवात एक्सप्लोजिव से एक मरकवा टैंक को फिर से उड़ा दिया गया। इसके बाद खान यूनिस में ही हैवी कैलिबर मोटर शेल से जबरदस्त बमबारी हुई। उसके बाद अबू हदफ नेबरहुड में एक बार और मोटर शेल्स छोड़े गए और फिर से वो बात दोहराई गई जो पहले कही थी। इसके बाद देखिए तल अल सुल्तान में जो 12 अगस्त को जो तल अल सुल्तान में जो मरकवा 4 बैस टैंक जिसमें डबल कैनोपी होती है उसको जो डिस्ट्रॉय किया था 12 अगस्त को, उसका वीडियो आया। और वो उस वीडियो में 12 अगस्त की घटना जो तल अल सुल्तान में हुई, उसमें जो 27 जुलाई को तल अल हवा में जिस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने इजरायलियों को मारा था, उसमें भी उन्होंने रेड ट्रायंगल दिखाया था। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था 2-3 मिनट का, शॉर्ट नहीं वीडियो प्रॉपर, और जिसमें मैं बोल रहा हूँ एक कोने में और नीचे एक्शन हो रहा है, और ये मेरे उसमें पड़ा है। ये आप जाइएगा तो जो हमारे यूट्यूब वीडियोस की जो लिस्ट है उसमें है वो। तो जो 27 जुलाई को जो तल अल हवा में जो स्ट्राइक किया था रेजिस्टेंस ने, जिसमें उन्होंने वो रेड ट्रायंगल दिखाया था और उसकी वो पेस्ट्री खा रहे थे और मार रहे थे इजरायली सोल्जर्स को, उस तरीके से ये जो तल अल सुल्तान का जो वीडियो आया है 12 अगस्त की घटना का, इसमें बाकायदा एक पिज्जा, जब मारने के बाद एक पिज्जा लेके, जो कि खुद ही वहां हमास के लोगों ने खुद ही बनाया है पिज्जा, उसमें भी वो ट्रायंगल है और उसको वो काट रहे हैं केक की तरह। ये देखिए, ये होता है, ये होते हैं लड़ाके वो नहीं होते। देखिए फिर ये बात आ जाती है, जब तक जनता, देखिए जो जनता गरीब है और मजलूम है, सताई जा रही है लेकिन चुप है, रो रही है, उसको लोग सहानुभूति दिखाते हैं, उसकी मदद नहीं करते, उसके साथ खड़े नहीं होते, उसके लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं होते। वही जनता जब हथियार उठा लेती है तब उसके लिए जान देने को तैयार होते, तब उसके लिए बोलने को तैयार होते, तब दुनिया में पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग आ जाते हैं। क्योंकि असली चीज ये है कि जब मजलूम हथियार उठाता है, जब लड़ना शुरू करता है, तब उसके बाद वो होता है, हाँ अब ये कॉन्शियस हो गया, ये इसको पता लग गया कि हम पे जुल्म करने वाला कौन है। ये कोई अचेतन या अनकॉन्शियस ऑपरेस नहीं है, इसको पता है कि हमारा कौन, किसने हमको ऑपरेस किया है, किसने हम पे जुल्म ढाया है और उसको हमें कैसे मारना है, उसको पता लग गया। उसके साथ फिर दुनिया खड़ी होती है। तो ये जो देखिए एटीट्यूड है कि वो जो पूरा एक केयर फ्री एटीट्यूड, जैसे खजूर खाते हुए जो कल मैंने बताया था आपको, गोल्ड राइफल से मारा, एक गोली से 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए। तो ये जो फिलिस्तीनी लड़ाकों का एटीट्यूड है कि हम तो मजलूमियत के स्टेटस से बहुत पहले उठ गए, अब तो तुम लोग जैसे एक रूलिंग क्लास मजा लेते हो, शासक वर्ग जैसे मजा लेता है गरीबों को सताने में, वैसे ही वर्किंग क्लास जो ऑप्रेस्ड है वो भी उनको अपने शासकों को मारने में उसका भी उसी तरह का कोल्ड कैलकुलेशन रहता है। ये बात जान लो। और हम भी उतने ही रूथलेस हैं, और ये बहुत बड़ा रोल है। देखिए अमेरिका जो हारा वियतनाम में, क्योंकि वियतनामीज ने भी दिखा दिया वो उतने रूथलेस हैं, और अभी फिलिस्तीनी भी दिखा रहे हैं कि हम उतने ही रूथलेस हैं।
तो ये देखिए जो पूरी बातें हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया, जो वीडियो आया, उसके बाद देखिए खान यूनिस के ईस्ट में फिर से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के वेरियस फैक्शंस ने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, जिसने इजरायली जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी वाह वाह कह दिया, उस कोऑर्डिनेशन के साथ हमला किया। तल अल सुल्तान में एक 3 टनल्स, अब ये देखिए तल अल सुल्तान में एक बार 12 अगस्त की घटना, आज की जो घटना हुई है कि 3 टनल्स को जो उसकी ओपनिंग्स हैं उनमें माइंस लगी थी, और इजरायली सोल्जर्स को चिर परिचित तरीके से, कोई उसमें ऐसा नहीं पहले नहीं हुआ, उनको वही गोली चला के उनको उस तरफ लुभाया गया, और उसके बाद वहां पर वो माइंस डेटोनेट हो गए। और जब वो माइंस डेटोनेट हुए हैं तब आप समझ लीजिए, तब आप समझ लीजिए कि वहां पर पूरी तरह से एक हड़कंप मच गया। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, और आईडीएफ के कई सोल्जर्स इस तरीके से मारे गए। इसके पहले देखिए एक इंटरप्शन आया होगा, एक कोई व्हाट्सएप कॉल आ रहा था, तो उसमें कुछ मिनट मुझे लगता है कि शायद आपको सुनाई ना पड़े, लेकिन वीडियो बदस्तूर जारी। अब देखिए, अब जो यहाँ पर जो दूसरी बात होती है, दूसरी बात ये होती है कि जो एक ट्यूबस में लड़ाई होती है। अच्छा, ट्यूबस में लड़ाई के पहले मैं आपको बता दूं कि खान यूनिस में के ईस्ट में मारा, वेस्ट में भी उसी समय खान यूनिस के मारा। उसके बाद देखिए वादी अलजोज जो जेरूसलम में है, और जेरूसलम में मैंने आपको बताया था कि कल किस तरह से इजराइल का जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है वो किस तरीके से घुस गए थे। तो जेरूसलम में इस तरह की लड़ाई हुई बड़ी ज़बरदस्त, और वहाँ पर वादी अलजोज में जो है वो फिलिस्तीनी युवा वो पूरा पत्थर चलाते हुए, मोलोटोव कॉकटेल चलाते हुए, और उसके पीछे गन्स भी थी, और वो गन्स से पूरी फायरिंग हुई। आईडीएफ को जेरूसलम में इस तरह के रेजिस्टेंस का कभी सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद देखिए, अब जो M90 रॉकेट्स हैं उसके बारे में इजराइल की तरफ से रिएक्शन आया, और उन्होंने कहा कि M90 रॉकेट्स अगर रेजिस्टेंस मार रहा है और तेल अवीव को मार रहा है, तेल अवीव में मार रहा है, और ये 3 महीने बाद तेल अवीव पे स्ट्राइक हुई है। इसके पहले यमन ने मारा था तेल अवीव में, आपको याद होगा, जिसमें एक आईडीएफ सोल्जर जो गाजा में ही सक्रिय था वो मारा गया था आईडीएफ का। और ये पिछले आप समझ लीजिए मई में लास्ट तेल अवीव पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने गाजा से हमला किया। तो ये उसके 3 महीने बाद ये हमला हुआ है, और ये इससे इजराइल बहुत चिंतित है। उसके बाद देखिए लेबनान ने एक जो नॉर्थ इजराइल है उसकी तरफ 15 रॉकेट एक के बाद एक छोड़े। फिर देखिए उसके बाद जो ताल जोराब साउथ वेस्ट है राफा पे, वहां पर एक लड़ाई हुई, करीब 13 आईडीएफ सोल्जर्स उसमें घायल हुए, उसमें से 2 लगभग उनके मृत्यु की खबर है। उसके बाद देखिए जो फिर आईडीएफ ने इजरायलियों ने भी लेबनान पे हमला किया, और उसके जवाब में बहुत सारे ऐसी और भी घटनाएं हुई। फिर देखिए जो लेबनान में आपको बता दें कि 2006 में जो हिजबुल्लाह की इजराइल पे जीत हुई थी, आज उसकी एनिवर्सरी है। 14 अगस्त 2006 को उसकी जीत हुई थी, और उस एनिवर्सरी के मौके पे हिजबुल्लाह ने आज कम से कम अभी जो 15 रॉकेट्स मारे, उसके बाद भी अभी आपको बताएंगे कई और इस तरह के रॉकेट्स मारे, और जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स उसमें हताहत हुए, या तो घायल हुए या मारे गए। फिर देखिए एक जो बड़ी बात हुई कि उसमें इराकी रेजिस्टेंस ने यूएस मिलिट्री बेस जो है जहां पर अरब अपराइजिंग चल रही है, वहां पर कनोको फील्ड और आयन अल असाद, वहां पर उसने मारा। देर उज़ेर जो देर उज़ेर जहां पर अपराइजिंग हुई है उसके पास ही जो अमेरिकन ऑयल फील्ड है वहां मारा। और ये इराकी रेजिस्टेंस ने तब मारा है, ये जब से अपराइजिंग हुई है, अरब अपराइजिंग। देखिए पहले उन्होंने लगातार मारा, फिर अरब अपराइजिंग हुई जिसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताते रहे, और उसके बाद अभी फिर मारा। तो ये एक सीक्वेंस में चीजें देखिए कैसे चल रही। फिर आप देखिए कि पेंटागन ने आज अनाउंस किया, अमेरिका की जो जहां डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया कि खराब अलजिर बेस जो अमेरिका का है
वहां पर 8 सोल्जर घायल हुए। ये कल के अटैक में, कल अटैक हुआ था खराबलजर में, वहां पर 8 सोल्जर घायल हुए। और कल अटैक किसने किया था? अरब ट्राइब्स ने किया था। पहली बार अमेरिका को ये मानना पड़ रहा है कि जो अरब ट्राइब्स की अपराइजिंग है वो ऐसी कोई छिटपुट चीज़ नहीं है जो केवल अमेरिकन प्रॉक्सीज से लड़ रही है, या अमेरिका में जो अमेरिकन प्रॉक्सीज हैं, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज या कुछ कर्डिश फोर्सेज, उनसे लड़ी, केवल ऐसा नहीं है। अमेरिका को सीधे नुकसान पहुंचाया जाए। और अभी तो जो मटीरियल नुकसान हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका की हालत खस्ता हुई है, पतली हुई है, वो तो अभी सामने कहानी आई ही नहीं है कि जो वहां पर ऑयल फील्ड्स को नुकसान पहुंचाया। अब देखिए, क्योंकि अमेरिकन बड़ा वो चाहे इंसान मर जाए, ये इजराइल और अमेरिका का ट्रेट है, उनको आर्थिक नुकसान से बड़ा कोई नुकसान उनके लिए नहीं। चाहे उनके अपने लोग मरें जिए, वो ठीक है, वो चलता रहेगा, उसको वो लिप सर्विस देते रहेंगे। लेकिन पैसा और जो पैसे से जुड़े जो संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन उनके जो रिसोर्सेज हैं, उन पे जब हमला होता है तो अमेरिका तिलमिला जाता है। वही होता है कि वो धीरे धीरे घुटनों पे आना शुरू होता है उसी पॉइंट से। उसके बाद देखिए, जॉर्डन में बड़ी घटना हुई। जॉर्डन में क्या हुआ कि अल-अक्सा मस्जिद में जिस तरह से कल इजरायली इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने हमला किया था, तो एक्चुअली अल-अक्सा मस्जिद जो है, अल-अक्सा मस्जिद का जो वक्फ बोर्ड है, उसमें वो जॉर्डन में है। उसमें देखिए, जॉर्डन का जो जॉर्डेनियन औकाफ है, वो कस्टोडियंस है। मतलब जो जॉर्डन का वक्फ बोर्ड, एक तरह से कह लीजिए, वक्फ बोर्ड आजकल चर्चा एक यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि उसमें जो चाह रहे थे यहाँ के हुक्मरान, वो कर नहीं पाए। लेकिन जो यहाँ पर देखिए, जो अल-अक्सा मस्जिद है, उसके जो कस्टोडियंस हैं वो जॉर्डेनियन औकाफ के। तो वहाँ पर जो पहली बार इस तरह से हुआ कि क्योंकि जॉर्डन में राजशाही है और हाशिमाइट जो वहाँ की एक डायनेस्टी है वहाँ पर रूल करती है, उसका अच्छा प्रोग्रेसिव ओरिजिन रहा है। लेकिन अब वो पूरी तरह से इजराइल के सामने सरेंडर है, इजराइल अमेरिका के सामने। तो वहाँ पर जनता ने भी वहाँ ये विरोध किया। कुछ महिलाओं के ऊपर पहली बार जॉर्डन में वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ अरब महिला जो कि जॉर्डन की सिटीजन हैं, उनके ऊपर कुछ उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया। और उसके बाद रिलीजियस फोर्सेस जॉर्डन की पहली बार सड़क पे आई और इस मुद्दे पे आई। देखिए, अल-अक्सा का जो यहिया सिनवार ने और जो पूरे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने अल-अक्सा मस्जिद को जो पूरा केंद्र बना दिया है फिलिस्तीनी आज़ादी की लड़ाई का, कि फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई का गोल क्या है। गोल ये है, फिलिस्तीन आज़ाद हो, एक फिलिस्तीन राज्य बने और उसका कैपिटल जेरूसलम हो, जिसमें अल-अक्सा मस्जिद है। ये बात, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कैपिटल अगर आपने कह दिया कि नहीं तुम ट्यूबस में ले लो, तुम नाबलस में, नहीं, कैपिटल जेरूसलम ही रहेगा। और इस सवाल को पे पूरे अरब, देर से ही सही लेकिन पूरी अरब दुनिया में आप देखिए तो मोबिलाइजेशन हो रहा है। जो अरबिक जनता है कहीं ना कहीं इमोशनली भी जुड़ी है और हर तरह से, क्योंकि फिर उसका वजूद खत्म हो जाएगा ना। अगर अल-अक्सा मस्जिद खत्म हो गई तो बात खत्म हो गई, फिर तो इस्लाम ही खत्म हो गया ना दुनिया से। तो इसलिए ये जो पूरी बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने पकड़ी है और जो बहुत जेन्युइन बात है, क्योंकि मकसद भी इन लोगों का यही है, पश्चिमी देशों का और ज़ायनिस्ट का, कि अल-अक्सा मस्जिद पे कब्जा करो। क्योंकि उसी से उनको ये दिखाना है कि नहीं, यहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पर जूइश, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब कोएग्जिस्ट करते रहे। सलादीन ने जब जेरूसलम पे कब्जा किया, उसने जो है सबको रहने दिया, सारे धर्मों के लोगों को रहने दिया। और उसी वजह से जब वापस पश्चिमी पावर्स ने जेरूसलम पे कब्जा किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत में, तो उनको भी ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ी कि उसमें कोई धार्मिक ऐसा बड़ा झगड़ा ना हो। लेकिन इनकी कोशिश ये भी है कि हम सलादीन की लेगेसी को पीछे करें और हम अपना जो खुल के जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट अलायंस, क्रिश्चियन का मतलब जो अरब क्रिश्चियंस हैं जो बेचारे मारे जा रहे हैं वो नहीं, बल्कि जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट एंड ज़ायनिस्ट, वास्प, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, जो रूलिंग क्लास अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, एंड ज़ायनिस्ट। तो जो वास्प ज़ायनिस्ट अलायंस है वो अल-अक्सा मस्जिद पे कब्जा करना चाहता है, जिसके खिलाफ पूरे अरब में मतलब पूरी अरब जनता मोबिलाइज हो रही है। उसके बाद देखिए, जो हिजबुल्लाह ने आज मेतात और अल समाका साइट,
इसमें बड़ी ज़बरदस्त बमबारी की। और वही उसके ये जो एनिवर्सरी है आज, जो हिजबुल्लाह की जो विक्ट्री 2006 में हुई, कम से कम 126 रॉकेट्स एक साथ मारे गए। और ये जो मेतात है, ये तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें बार बार इसमें कई बार मारा है हिजबुल्लाह ने, कई बार इजरायलियों ने फिर से बनाया है। आज लेकिन जो नुकसान हुआ है वो डिसाइसिव, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक सिग्नल दे दिया कि हम जो हैं इजराइल को तबाह कर दें। और अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे 51,000 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर हिजबुल्लाह ने ज़मीन जरा दी इजराइल। ये उसके अलावा है, जो उसके अलावा ये जो मेतात में हुआ। उसके बाद देखिए नाब्लस में आज बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। और नाब्लस के अलावा ट्यूबस में उससे भी बड़ी लड़ाई हुई। नाब्लस में देखिए कम से कम 6 घंटा लड़ाई चली। और नाब्लस में को बार बार इजरायली फोर्सेस कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाब्लस ने अपने को लिबरेटेड घोषित कर दिया है। और नाब्लस ने आईडीएफ की फोर्सेस को पीछे किया। ट्यूबस में जो हुआ, ट्यूबस में पांच फिलिस्तीनी लड़ाके शहीद हुए ट्यूबस में। और लेकिन जो लड़ाई चली है, और वो कम से कम 10 घंटे के ऊपर चली है, मतलब सुबह से शुरू हो रही है। और अभी जाके उसमें जब आईडीएफ के कम से कम 17 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुए, 17, और वो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से हुए। और उसके वीडियोज हैं कि किस तरह से उनको ये ढो के ले जा रहे हैं। तो जो ट्यूबस की लड़ाई है, उसमें देखिए एक बड़ा सैक्रिफाइस किया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। इजरायली कितने मारे गए वो तो कोई उसका हिसाब ही नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं आज की तारीख में। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने मारे गए उतने मारे गए, नहीं, क्योंकि कोई हिसाब ही नहीं है। और आप ही सोचिए 17 व्हीकल्स जब डिस्ट्रॉय हो रही हैं, 17 व्हीकल्स, तो क्या हुआ होगा। और उधर जो मैंने आपको बताया कि तेल अवीव पे जो सर के ऊपर से मारा, तुम्हारे सर के ऊपर से, जो हम एक तरह से वो सिंबॉलिक एक यही तो रेजिस्टेंस ने कहा कि हम तुम्हारे सर के, तुम्हारे जो हम कर रहे हैं वो तुम्हारे सर के ऊपर है, तुम्हारे सर के ऊपर से निकल रही हैं चीज़ें, अब तुम्हारे हाथ में नहीं है चीज़ें। ये देखिए जो मॉरल, जो एक विक्ट्री है ये, जो और यही इसी तरह की जो स्पिरिचुअल मॉरल विक्ट्री होती है, यही अल्टीमेटली फील्ड में विक्ट्री में ट्रांसलेट होती है। और इसी को लेके देखिए बड़े बड़े जो युद्ध हैं वो डिसाइड होते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन आपके पास अगर आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, मॉरल सुपीरियरिटी है, तब आप फिर राजा, आप शहनशाह हैं, आप जंग के शहनशाह हैं। और ये जंगों के शहनशाहों ने जो आज लड़ाई की है और जिस तरीके से आज लड़े हैं, वाकई एक जो हिजबुल्लाह है, लेबनान जिस तरह से हिजबुल्लाह जिस तरह से जीता था 2006 में, 14 अगस्त 2006 को जो उसकी जीत हुई थी, उसको ये सही मायने में एक बहुत एक उचित और एक बड़ी सफल श्रद्धांजलि। कल मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।